मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं आप तक? एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा लगता है। थोड़ा सा लेट हुआ लेकिन शुरू हो गया। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्लियर? जल्दी से जवाब दें। अतुल, वैभव, नेहा, रंजना, राज, जो लोग भी हैं, मेरी आवाज आप तक बिल्कुल क्लियर है? अच्छा, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं फिर से बता दूं, शायद मैंने जो बताया वो आप लोगों तक पहुंची नहीं बात, तो मैं फिर से बता दूं आपको कि ये कंपनी लॉ का सेकेंड लेक्चर है और इस सेकेंड लेक्चर में भी हम 100 से ज़्यादा एमसीक्यू कराएंगे कंपनी लॉ के, ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं में आपको मदद मिल सके। इससे पहले भी एक लेक्चर मैंने किया हुआ है, तो जो लोग अगर उस लेक्चर को नहीं देख पाए हैं तो उस लेक्चर को भी जाके देख लें, एमसीक्यू सॉल्व कर लें, ताकि आपको थोड़ी सी मदद मिल पाए। क्योंकि कंपनी लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पूरा पढ़ पाना संभव नहीं है, और वो भी सिर्फ 5-6 प्रश्नों के लिए या 6-7 प्रश्नों के लिए। तो इसलिए वो ये तरीका ज़्यादा ठीक है। कुछ क्लासेस मैं ले रहा हूँ, 3-4 क्लासेस, और उसके बाद ये 2 एमसीक्यू की क्लासेस सफिशियंट होगी मुझे लगता है कंपनी लॉ के। चलिए, अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए एक बढ़िया सा ऑफर है। और वो ऑफर ये है कि 20 से 24 अप्रैल के बीच में अनअकैडमी आपको दे रहा है 25% ऑफ। ये 25% जो भी फीस होगी, मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए फीस हो, हालांकि है नहीं, अभी आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर कि 6 महीनों का 34,440 और 1 साल का 47,355 रुपये ही पड़ रहा है। तो क्यों? क्योंकि ये फीस जो थी वो ज़्यादा थी, 25% डिस्काउंट करने के बाद ये हो रहा है। और ये डिस्काउंट का लाभ मिल कैसे पाएगा? इसके लिए आपको रॉयल आर 10 कोड यूज़ करना पड़ेगा। जब इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिल पाएगा। लें क्यों? यहाँ एमपी स्टेट को टारगेट करते हुए भी बैच मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको यूपी जुडिशियल सर्विस की मेंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है, पंजाब जुडिशियल सर्विस की मेंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। और आप सारथी बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सारथी बैच 5.0 13 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो रही है, 12 महीनों का बैच है, ये भी ज्वाइन किया जा सकता है। उसके अलावा बहुत से बैच यहाँ पर भी आपको दिख रहे हैं। रैपिड रिवीजन भी बैच आपको चलते रहते हैं। टेस्ट की सीरीज जो होगी वो चलेगी, प्री की, मेंस की, नोट्स आपको उपलब्ध होगा, सब कुछ होगा इस प्लेटफॉर्म पर। और 25 मार्च से इसकी शुरुआत हो रही है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, और एक लिंकिंग बैच भी है यहाँ पर 3 अप्रैल से, ये भी शुरुआत हुआ है, 12 महीनों के लिए है। तो शुरुआत करते हैं बिना देर किए हम लोग कि आज का जो हमारा क्वेश्चन सेशन है, ये आज का पहला प्रश्न होगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है। चलिए सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि आंतरिक प्रबंध से संबंधित कार्य नहीं है। आंतरिक प्रबंध से संबंधित कार्य नहीं है। अंतर नियम के अनुसार किया जाने वाला कार्य, सभा के लिए पर्याप्त सदस्यों की उपस्थिति को जांचने वाला कार्य, कंपनी के संबंध में निर्णय देने का कार्य, और बाहरी व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण का कार्य। कौन सा आंतरिक प्रबंध का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाहरी व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण का कार्य आंतरिक प्रबंध का कार्य नहीं होगा। तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वेरी गुड राज, रंजना, अतुल, नेहा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न है, रचनात्मक सूचना के सिद्धांत का अपवाद है। अधिकारिता का सिद्धांत या आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, अधिकारों के अंदर का सिद्धांत, इनमें से सभी। जब बात
इंडोर मैनेजमेंट की हो रही है तो इंडोर मैनेजमेंट का है। किस चीज का सिद्धांत है ये? रचनात्मक सूचना का सिद्धांत, इसका अपवाद है ये। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में क्या सही नहीं है? यह कंपनी का प्रमुख प्रलेख है, इसमें कंपनी के उद्देश्यों का वर्णन होता है, यह पार्षद अंतर नियम के अधीन है, इसे सरलता से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह पार्षद अंतर नियम के अधीन है। ये गलत बात है। पार्षद सीमा नियम पार्षद अंतर नियम के अधीन नहीं है। ये देखिए आपका अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पार्षद अंतर नियम के बारे में सत्य नहीं, यह कंपनी का सहायक प्रलेख है, यह केवल कंपनी अधिनियम के अधीन होता है, अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं है, सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है। क्या सही नहीं? ऑप्शन नंबर बी, यह केवल कंपनी अधिनियम के अधीन होता है। यह बात गलत है, बाकी सब सही है। यह कंपनी का सहायक प्रलेख है, सीमित दायित्व वाली कंपनी के लिए जरूरी नहीं है, सरलता से परिवर्तित भी हो सकता है। तो ये सारी बातें सही है। कंपनी के आंतरिक प्रबंध के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है अंतर नियम, बहिर्नियम, सीमा नियम। इनमें से कोई नहीं। स्वाभाविक सी बात है, आंतरिक प्रबंध के लिए अंतर नियम बनाए जाएंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि किस कंपनी या प्राधिकरण के पास नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की अवमानना के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति है? देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल लॉ कंपनी ट्रिब्यूनल की अवमानना के लिए किसी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति किस अथॉरिटी के पास है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कौन सा सही? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। वो खुद ही दंड दे देगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मत जाइए। ये है आपका अगला प्रश्न। विवरण पत्रिका, प्रॉस्पेक्टस जिसको कहते हैं, विवरण पत्रिका कंपनी अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में दिया गया है? विवरण पत्रिका, प्रॉस्पेक्टस कहीं कहीं लिख सकता है, तो वो वही अंग्रेजी है इसका। प्रॉस्पेक्टस कौन सी धारा में परिभाषित है? 270। एक सेकंड, जस्ट मिनट। ये है आपका अगला प्रश्न कि विवरण पत्रिका का आशय निक्षेप आमंत्रित करने के संबंध में इस पत्र से नहीं है। नोटिस, परिपत्र, विज्ञापन, अंतर नियम। राज वर्मा, अतुल वैभव, नेहा, बताइए। विवरण पत्रिका का आशय निक्षेप आमंत्रित करने के संबंध में इस प्रपत्र से नहीं है। किससे नहीं है? नोटिस से नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेल्फ विवरण पत्रिका परिभाषित है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सेल्फ विवरण पत्रिका आपसे परीक्षा में नहीं पूछेगा। सूचना ज्ञापन कंपनी अधिनियम में परिभाषित है, नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये है इंपॉर्टेंट। सेल्फ विवरण पत्रिका की वैधता की अवधि कितनी? सेल्फ विवरण पत्रिका के वैधता की अवधि कितनी है? 1 साल, 3 साल कि 30 दिन कि 3 वर्ष?
सेल्फ विवरण पत्रिका की वैधता की अवधि है 1 साल। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, विवरण पत्रिका जनता के लिए जारी करने से पूर्व भेजा जाता है किसके पास? प्रॉस्पेक्टस जनता के सामने लाने से पहले किसके पास भेजा जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कंपनी विधि बोर्ड के पास, सेबी के पास, रजिस्ट्रार के पास, कंपनी सचिव के पास। ऑप्शन नंबर सी, रजिस्ट्रार के पास। नेक्स्ट, संक्षिप्त विवरण पत्रिका का तात्पर्य क्या है? एक ज्ञापन से है जिसमें विवरण पत्रिका की मुख्य विशेषताएं अंतर्निहित, स्थापन विवरण पत्रिका से, सेल्फ विवरण पत्रिका से, सूचना ज्ञापन से। बताइए राज, नेहा, अतुल, बताइए बताइए किससे? संक्षिप्त विवरण पत्रिका का तात्पर्य एक ज्ञापन से है जिसमें विवरण पत्रिका की मुख्य विशेषताएं अंतर्विष्ट हों। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। विवरण पत्रिका जारी करना आवश्यक नहीं। कब? जब अंश निर्गमित करने हो, ऋण पत्र निर्गमित करने हो, अंशों या ऋण पत्रों को जनता को न देना हो, अंश विद्यमान सदस्यों को न देना। कब जरूरी नहीं? जब अंशों या ऋणदाताओं को, ऋण पत्रों को जनता को न देना, नहीं देना है तो विवरण पत्रिका जरूरी नहीं है। बाकी मामलों में अंश निर्गमन में, ऋण पत्र निर्गमन में, विद्यमान सदस्यों को न देने, इन सब मामलों में विवरण पत्रिका की जरूरत पड़ती है। तो कोई भी जैसे अगर ये पूछ देना प्रश्न कि इसमें से किसमें नहीं है, इसका मतलब है कि एक में नहीं है बाकी सब में है, तो जिसमें है उसको भी याद रखना, क्योंकि अंशों के ऋणदाताओं को जनता को देना इसके लिए नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अंशों के निर्गमन में, ऋण पत्र निर्गमन में, अंश विद्यमान सदस्यों को न देने में, इन सब मामलों में विवरण पत्रिका की जरूरत पड़ती है। ये आपका अगला प्रश्न, मिथ्या विवरण के आधार पर अंशों की खरीदी पर हानि उठाने वाले व्यक्ति की प्रतिपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? विवरण पत्रिका में अगर कोई मिथ्या स्टेटमेंट है, आज जिसके आधार पर किसी ने अंश खरीद लिया और हो गया उसे नुकसान, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सब संचालक भी जिम्मेदार होंगे, संचालक की तरह नामांकित व्यक्ति भी जिम्मेदार होगा, प्रवर्तक भी जिम्मेदार होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि असत्य कथन से प्रभावित अंशधारक कंपनी के अधिकारियों को निम्न के अंतर्गत उत्तरदायी ठहरा सकता है। असत्य कथन से प्रभावित अंशधारक कंपनी के अधिकारियों को निम्न के अंतर्गत ठहरा सकता है। सामान्य विधि के अधीन, कंपनी अधिनियम धारा 62, कंपनी अधिनियम 63, इनमें से सभी के अंतर्गत। असत्य कथन मतलब फ्रॉड अगर हुआ है तो सामान्य विधियों में भी इसके लिए उपचार है। कंपनी अधिनियम की धारा 62 और 63 सब में जिम्मेदार ठहरा सकता है। ये अच्छा प्रश्न है कि विवरण पत्रिका में असत्य कथन के लिए सिविल दायित्व कौन सी धारा में? विवरण पत्रिका में असत्य कथन के लिए सिविल दायित्व कौन सी धारा में? ये होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 37 में। असत्य कथन के लिए आपराधिक दायित्व से संबंधित धारा है धारा 34, धारा 35, धारा 36, धारा 53। असत्य कथन के लिए आपराधिक दायित्व से संबंधित कौन सी धारा है? सिविल दायित्व के लिए 37 था, आपराधिक दायित्व के लिए 34 हो जाएगा। गुड आफ्टरनून अजय। आपराधिक दायित्व के लिए 34, सिविल के लिए 37। आपका अगला प्रश्न, असत्य कथन के लिए जिस पर सिविल दायित्व अधिरोपित नहीं किया जा सकता, विवरण पत्रिका के निर्गमन के समय कंपनी का संचालक,
कंपनी का प्रवर्तक, व्यक्ति जिसने विवरण पत्रिका का निर्गमन प्राधिकृत किया है, ऋण पत्र धारक। सिविल दायित्व किस पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता असत्य कथन के लिए? ऑप्शन नंबर डी, ऋण पत्र धारक पर नहीं किया जा सकता, बाकी सब पर किया जा सकता है। संचालक पर हो सकता है, प्रवर्तक पर हो सकता है, उस प्राधिकारी पर हो सकता है। ये सब क्वेश्चन सार्थक हैं। अननेसेसरी जो सेक्शन वगैरह पूछ रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, इतना सेक्शन नहीं पूछा जाएगा आपसे। कुछ खास चीजों के सेक्शन तो बात समझ में आती है, खास चीजों को, जैसे प्रॉस्पेक्टस किस में है, कंपनी को किस में डिफाइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को किस में डिफाइन किया गया, ये सब चीजें ठीक है। बाकी आलतू फालतू चीजों को सेक्शन हम क्यों दिमाग में रखें? हाँ, और लेकिन एक इस वीडियो को एक ही बार मत देखिएगा, कई बार देखिएगा, एक से अधिक बार, क्योंकि पहली बार में टाइम लग रहा है, दूसरी बार में टाइम थोड़ी लगता है। आप तो स्पीड में करके देख लेते हैं। एक पब्लिक कंपनी को विवरण पत्रिका दाखिल करने से पूर्व जनता के लिए जारी करना पड़ता है। विवरण पत्रिका दाखिल करने से पूर्व पब्लिक कंपनी को एक पूर्व जनता के लिए कुछ जारी करना पड़ता है। क्या जारी करना पड़ता है? अधिसूचना, पत्र, सूचना ज्ञापन के इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, सूचना ज्ञापन। नेक्स्ट, पारस्परिक अभिकरण पर महत्वपूर्ण वाद है। काक्स बनाम हिकमैन, मूरे बनाम डेविस, लक्ष्मीबाई बनाम रोशनलाल, रीड बनाम बेंटले। आशा पाल ने तुरंत जवाब दे दिया, काक्स वर्सेस हिकमैन। बिल्कुल सही है, क्योंकि पारस म्यूचुअल एजेंसी के सिद्धांत पर फर्म भी काम करता है ना, और यही पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 5 और सेक्शन 6 पर बेस्ड ये काक्स वर्सेस हिकमैन है। कंपनी पर आपराधिक दायित्व आरोपित नहीं किया जा सकता कि आरोपित किया जा सकता है। चूंकि कंपनी व्यक्ति नहीं है, इसलिए उस पर कोई भी आपराधिक दायित्व आरोपित नहीं किया जा सकता, कोई में से कोई नहीं। बताइए, कंपनी पर आपराधिक दायित्व आरोपित किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। क्यों? इतना सा भी अगर ध्यान रखें, नहीं किया जा सकता है भाई। उसे कारावास नहीं दिया जा सकता, फाइन तो लगाया ही जा सकता है ना अजय। हाँ, जैसे आप सेक्शन 11 जब आईपीसी का पढ़ते हैं तो उसमें कहा है ना कि व्यक्ति के अंतर्गत विधिक व्यक्ति भी आते हैं, विधिक व्यक्ति भी आएंगे, तो इसलिए आरोपित किया जा सकता है। अब शेयर से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन है कि अंश कंपनी अधिनियम की धारा में परिभाषित है, 284 में, 285 में, 4 में कि 3 में? अंश को बताइए। अंश जो है 284 में परिभाषित है। वेरी गुड श्वेता। अंश के बारे में क्या सही नहीं है ये पकड़िएगा। अंश के बारे में, अंश जानते हैं ना, हिस्सा होता है जो कंपनी के का एक हिस्सा, आधा आधा हिस्सा लोग खरीदते हैं ना, आप लोग भी खरीदते हैं। इसका अंकित मूल्य होना चाहिए। अंश के बारे में क्या सही नहीं है? इसका अंकित मूल्य होना चाहिए। इसका पूर्ण रूप से चुकता होना आवश्यक नहीं है। अंशधारी कंपनी का सदस्य नहीं होता। इसका निर्गमन कंपनी निर्माण के प्रारंभ में किया जाता है। 128 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है उसका सही आंसर क्या है? अरे कौन सा? आप सही नहीं है वो स्टेटमेंट। अंश के सही, अंशधारी कंपनी का सदस्य नहीं होता, ये बात गलत है। बाकी सब सही है। इस पर अंक मूल्यित होना चाहिए। पूर्ण रूप से चुकता होना आवश्यक नहीं है। निर्गमन कंपनी निर्माण के प्रारंभ में किया जाता है। नेक्स्ट है कि निष्क्रिय कंपनी का अर्थ वह कंपनी है जो कोई व्यापार नहीं कर रही या जिसने अपना वित्तीय विवरण या वार्षिक वित्तीय विवरण दाखिल नहीं किया है।
कितने सालों से? ये अच्छा प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है कि निष्क्रिय कंपनी किसको हम कहेंगे? जिसने अपना वित्तीय विवरण कितने सालों से नहीं दिया है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पिछले 5 वित्तीय वर्षों से। ठीक, नेक्स्ट है कि सदस्यों के रजिस्टर में परिशोधन का आदेश देने की शक्ति किसे है? न्यायालय को, कंपनी विधि बोर्ड, केंद्र सरकार, निदेशक बोर्ड। सदस्यों के रजिस्टर में परिशोधन करने का आदेश देने की शक्ति कंपनी विधि बोर्ड में। कंपनी विधि बोर्ड में है। चलिए आगे देख लेते हैं। स्कंध के बारे में क्या लागू नहीं होता? स्कंध पता नहीं क्या होता है, मुझे खुद पता नहीं है, कंपनी ला मैंने खुद नहीं पढ़ा। तो स्कंध के बारे में क्या लागू नहीं होता? अंकित मूल्य होना चाहिए, पूर्ण रूप से चुकता होना चाहिए, स्टॉकधारी कंपनी का सदस्य नहीं होता, कंपनी के निर्माण के प्रारंभ में निगमन नहीं। क्या लागू? अंकित मूल्य होना चाहिए, ये बात लागू नहीं होती। नेक्स्ट, अंश के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो हो सकते 2 प्रकार के अंश होते हैं। वेरी गुड आशा पाल, अजय कुमार। हाँ, अंशों के प्रकार जो है 2 प्रकार के अंश होते हैं। एक अंश तो आपको यहीं पे दिख गया, अधिमानी अंश। कितने प्रकार के होते हैं? अभी अधिमानी अंश कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। अंश का लक्षण नहीं, निर्धारित संख्या, अचल संपत्ति, अंश प्रमाण पत्र, कंपनी के सदस्य। अचल संपत्ति। अच्छा बताइए, शेयर को कहां परिभाषित किया गया है? 230 में, 245 में, 284 में कि 267 में? अभी जस्ट सॉल्व किए हैं। अंश, शेयर या अंश? अंश को 284 में भी देखा था ना। अभी मैं दिखाऊं, ए अंश को परिभाषित 284 में किया गया था, ये आपने किया था थोड़ी देर पहले, तो भूल क्यों जा रहे हैं? चलिए, शेयर का तात्पर्य है कंपनी की अंश पूंजी, कंपनी का स्टॉक और वह दोनों, कंपनी के प्रमोटर्स अंश। शेयर का तात्पर्य तो बता सकते हैं आप लोग, और वह दोनों। स्टॉक कंपनी का स्कंध था ना, थोड़ी देर पहले हमने कहा था, ये नहीं जानता मैं, तो दरअसल स्टॉक की हिंदी होती है स्कंध, और कंपनी की अंश पूंजी, ये है शेयर। नेक्स्ट है, साधारण अंशधारी अपने के अधिकार का प्रयोग नहीं करता। कब नहीं करता है? संचालक की नियुक्ति के प्रस्ताव पर, विक्रय अभिकर्ता की नियुक्ति के प्रस्ताव पर, कंपनी और पूर्णकालिक संचालक के बीच करार की शर्तों में मतभेद होने पर, उपयुक्त सभी। ऑल ऑफ द एबव, मतलब अपने अधिकार का प्रयोग इन किसी भी मामले में नहीं करता। नेक्स्ट है, स्टॉक इन्वेस्ट एक प्रपत्र है जिसे जारी करता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से सभी। स्टॉक इन्वेस्ट कौन जारी करता है? का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
मुझे इस उत्तर में डाउट लग रहा है, मुझे इस उत्तर में डाउट लग रहा है। स्टॉक इन्वेस्ट एक प्रपत्र जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो नहीं जारी करता होगा, ये सेबी जारी करता होगा। इसे सेबी को जारी करना चाहिए, या फिर सीडीएसएल करता हो, या फिर सीडीएसएल करता हो, कुछ क्लियर नहीं है। इसमें मुझे डाउट है। अब मेरे पास जो गाइड है उसमें ये आंसर दिया हुआ है। सीडीएसएल है ना, सीडीएसएल भी इसी प्रकार का काम करती है। तो हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन सही हो और सीडीएसएल हो इसमें। आप श्योर नहीं है इसलिए हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं आपको। अंश आवेदनों की आधिक्य की राशि न लौटाने पर ब्याज की दरों में परिवर्तन किया जा सकता है। केंद्रीय सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कंपनी विधि बोर्ड, संचालक मंडल। क्या है? ब्याज की दरों में परिवर्तन किया जा सकता है इसके द्वारा? केंद्रीय सरकार। नेक्स्ट, आवंटन पत्र पर नहीं होता आवेदन पत्र का संदर्भ, आवेदन किए गए अंशों की संख्या, आवंटित अंशों की संख्या, सार्वमुद्रा। क्या नहीं होता इसमें? आवंटन पत्र पर सार्वमुद्रा नहीं होती। नेक्स्ट है, कानून के अनुसार एक कंपनी के अंशधारियों की कितनी मीटिंग एक साल में होनी जरूरी है? कंपनी के अंशधारियों की मीटिंग एक साल में कितनी बार होनी जरूरी है? एक ना? एक कंपनी अपने लाभ में अंशधारियों की कितनी राशि लाभांश के रूप में बांट सकती है? 10%, 5%, 15%? निश्चित ही नहीं। एक कंपनी अपने लाभ में अंशधारियों को कितनी राशि बांट सकती है, ये निश्चित ही नहीं। ये पूछा भी था बिहार में 2014 में। अंश प्रमाण पत्र के बारे में सत्य है क्या? अंशों के अधिकार का साक्ष्य होता है, सार्वमुद्रा के अंतर्गत जारी किया जाता है, स्टाम्प लगा होता है, कि इनमें से सभी? अंशों के अधिकार का साक्ष्य है, सार्वमुद्रा के अंतर्गत जारी किया जाता है, स्टाम्प लगा होता है, सभी। अंश प्रमाण पत्र होता है क्या? अधिकार का, रजिस्टर्ड धारक होने का, कि सत्यता का, कि इनमें से सभी? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी का। कंपनी के अंशधारियों का दायित्व होता है असीमित, सीमित, असीमित एवं सीमित दोनों, इनमें से कोई नहीं। कंपनी के अंशधारियों का दायित्व कैसा होता है? सीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए आप, कि पूर्ण रूप से तैयार अंश प्रमाण पत्र की जांच की जाती है किसके द्वारा? संचालक द्वारा, कंपनी सचिव द्वारा, कंपनी अंकेक्षक के द्वारा, कि रजिस्ट्रार के द्वारा? पूर्ण रूप से तैयार अंश के प्रमाण पत्र की जांच किसके द्वारा की जाती है? कंपनी के अंकेक्षक के द्वारा। ठीक, घबराइए नहीं। 47 हो गए ना, 50 तक जाएगा तो उसके बाद सरसरी तौर पर हम लोग उसको रिवाइज कर लेंगे।
क्योंकि ऐसे तो याद थोड़ी ना हुआ होगा। कंपनी द्वारा अपने ही अंशों का क्रय किस धारा में उपबंधित है? अपने ही अंशों का क्रय धारा 67, 75, 81 इनमें से किसी में नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 67। बोनस अंशों का निर्मम नहीं होता, कौन सी धारा के अंदर? ऑप्शन नंबर ए धारा 67 के अंतर्गत बोनस अंकों का निर्मम नहीं होता। एक कंपनी में 51% या इससे ज्यादा अंश सरकार धारण करती है, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी? निजी, लोक, सरकारी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एक कंपनी में 51% शेयर जो है सरकार धारण करती है, तो कंपनी कैसी कहलाएगी? सरकारी कंपनी का। ये भी बिहार में पूछा था। नीरज कुमारी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। देखिए, अब हम वो सुपर फास्ट तरीके से 50 क्वेश्चन कराएंगे, फिर उसके बाद जब आपको रिवाइज हो जाएगा तो फिर अगले 50 हम लोग करेंगे, ठीक? क्योंकि जो आपने किया है वो आपको याद नहीं होगा, ये मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं, लेकिन अभी अगर दिख जाएगा तो याद आ जाएगा। शुरू करें? चलिए, सुपरफास्ट तरीके से। रचनात्मक सूचना का सिद्धांत का अपवाद क्या है? आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत। पार्षद सीमा नियम के बारे में क्या सत्य नहीं है? यह पार्षद अंतर नियम के अधीन होता है। पार्षद अंतर नियम के बारे में क्या सत्य नहीं है? यह केवल कंपनी अधिनियम के अधीन होता है। आंतरिक प्रबंध के लिए नियम बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अंतर नियम कहते हैं। किसी कंपनी या प्राधिकरण के पास नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की अवमानना के लिए किसी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति किसके पास है? उसी के पास है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। विवरण पत्रिका को कहां डिफाइन किया गया? विवरण पत्रिका को कहां डिफाइन किया गया है? तो 270 में डिफाइन किया गया। याद आ जा रहा है ना इतनी तेज? बेटा नीरज, क्या बताएं, इधर आजकल कुछ क्लास रह तो रहा है रोज, लेकिन टाइम जो यूट्यूब वाला है उसका कुछ फिक्स नहीं कर पा रहा है। अब जैसे आज 12:30 बजे ले लिए, कल 7 बजे हमने लिया था, और कभी 4 बजे लेते हैं। तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल से, चाहे मेरे व्हाट्सएप से, चाहे किसी तरीके से जुड़ना पड़ेगा, तब आपको एग्जैक्ट टाइम पता चल पाएगा। तो ये ठीक है। विवरण पत्रिका का आशय निक्षेप आमंत्रित करने के संबंध में इस प्रपत्र से नहीं है। कौन से प्रपत्र से नहीं है? तो नोटिस से नहीं। नेक्स्ट है, सेल्फ विवरण पत्रिका परिभाषित है कहां? ये तो मैंने मना कर दिया था। हाँ, सेल्फ विवरण पत्रिका की वैधता की अवधि कितनी है? तो 1 साल है। ये भी छोड़ दीजिए। ये है, विवरण पत्रिका जनता के लिए जारी करने से पूर्व किसके पास भेजा जाता है? रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार के पास। मैं बताऊं बच्चों, जो लोग हैं मैं उनको बता दूं, जितने भी माइनर एक्ट हैं, अब समझिए रोज मैं चाहे अनअकैडमी पर चाहे यूट्यूब पर आप लोगों को रोज माइनर एक्ट के एमसीक्यू कराऊंगा, लगभग रोज। संक्षिप्त विवरण पत्रिका का तात्पर्य है, मंडे से संक्षिप्त विवरण पत्रिका का तात्पर्य है एक ज्ञापन से है जिसमें विवरण पत्रिका की मुख्य विशेषताएं अंतर्निहित। ठीक? अच्छा, याद आ जा रहा है कि नहीं आप लोग जब देख रहे हैं ऑप्शन? विवरण पत्रिका जारी करना आवश्यक नहीं है। कब? विवरण पत्रिका जारी करना आवश्यक नहीं है। अंशों या ऋण पत्रों को जनता को न देना। ये वाला बताइए। मिथ्या विवरण के आधार पर अंशों की खरीदी पर हानि उठाने वाले व्यक्ति की प्रति की
व्यक्ति के प्रति क्षतिपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी होंगे? सारे लोग उत्तरदायी होंगे, संचालक भी, नामांकित व्यक्ति भी और प्रवर्तक भी। असत्य कथन से प्रभावित अंशधारक कंपनी के अंशधारियों को निम्न के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। सामान्य विधि के अधीन भी, धारा 62 के अंतर्गत, 63 के अंतर्गत, सभी। विवरण पत्रिका में असत्य कथन के लिए सिविल दायित्व कौन सी धारा में है? 37 में है। क्रिमिनल कहां है? 34 में। देखिए अगला प्रश्न वही, असत्य कथन के लिए सिविल दायित्व अधिरोपित नहीं किया जा सकता। किस पर? ऑप्शन डी, ऋण पत्र धारक पर नहीं किया जा सकता। एक पब्लिक कंपनी को विवरण पत्रिका दाखिल करने से पूर्व जनता के लिए जारी करना अनिवार्य है। क्या? सूचना ज्ञापन। पारस्परिक अभिकरण पर महत्वपूर्ण वाद कौन सा है? टॉक्स वर्सेस हिकमैन। कंपनी पर आपराधिक दायित्व अधिरोपित किया जा सकता है कि नहीं? तो यस, किया जा सकता है। अंश कंपनी अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है? तो 284 में परिभाषित है। अंश के बारे में सही नहीं है क्या? कि अंशधारी कंपनी का सदस्य नहीं होता, यही गलत है। निष्क्रिय कंपनी का वो कंपनी है जो व्यापार नहीं कर रही है। कितना व्यापार नहीं कर रही है, या जिसने वित्तीय विवरण कितने सालों से नहीं दिया? पिछले 5 सालों से। सदस्यों के रजिस्टर में परिशोधन का आदेश देने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन बी, कंपनी विधि बोर्ड के पास। स्कंद मतलब स्टॉक। स्टॉक के बारे में क्या लागू नहीं होता? अंकित मूल्य होना चाहिए, ये लागू नहीं। अंश के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। अधिमानी अंश के कितने प्रकार होते हैं? तो 7 प्रकार होते हैं। अंश का लक्षण कौन सा नहीं है? तो अचल संपत्ति नहीं। शेयर को कहां परिभाषित किया गया है? 284। शेयर का तात्पर्य क्या है? कंपनी की अंश पूंजी और कंपनी का स्टॉक, ए और बी दोनों। साधारण कंपनी अपने आधिक्य के अधिकार का प्रयोग नहीं करता इन सभी मामलों। स्टॉक इन्वेस्ट एक प्रपत्र है जिसे जारी किया जाता है। किसके द्वारा? मुझे लगता है सेबी जारी करता होगा, या इनमें से सभी हों। नहीं, इनमें से सभी तो नहीं, ये तो सेबी होगा या कोई और होगा। नेक्स्ट कर लेते हैं। अंश आवेदन पत्रों की आधिक्य की राशि न लौटाने पर ब्याज की दरों में परिवर्तन कौन कर सकता है? ब्याज की दरों में परिवर्तन कौन कर सकता है? केंद्रीय सरकार करेगी। आवंटन पत्र पर नहीं होता क्या? सार्वमुद्रा नहीं होती। कानून के अनुसार एक कंपनी के अंशधारियों की कितनी मीटिंग एक साल में होनी चाहिए? 1 मीटिंग। एक कंपनी अपने लाभ में अंशधारियों को कितनी राशि लाभांश के रूप में बांट सकती है? ये निश्चित नहीं। अंश प्रमाण पत्र के बारे में क्या सत्य है? सभी। अंश प्रमाण पत्र होता है अधिकार का, रजिस्टर्ड धारक होने का, सत्यता का, इनमें से सभी का। नेक्स्ट है, कंपनी के अंशधारियों का दायित्व होता है सीमित, असीमित, असीमित एवं सीमित, इनमें से कोई नहीं। सीमित दायित्व होता है। पूर्ण रूप से तैयार अंश पत्र की जांच की जाती है संचालक द्वारा, कंपनी द्वारा, कंपनी के अंकेक्षक के द्वारा। कंपनी द्वारा अपने ही अंशों का क्रय किस धारा में उपबंधित है? 67। बोनस अंक का निर्मम नहीं होता है। कौन से धारा के अनुसार? 67 के अनुसार। एक कंपनी में 51% शेयर अगर सरकार का है तो उसे हम सरकारी कंपनी कहते हैं। यहां तक बात क्लियर? अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न हो गया।
पढ़िए 151वां नंबर क्वेश्चन। कंपनी का शेयर धारक कंपनी के साथ एक संविदा कर सकता है, यह किस वाद में धारित किया गया? एसबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिचे का केस है, हमको लगता है ये रिक एल आर रिचे होगा ये। नेक्स्ट है, ऋण पत्र के बारे में निम्नलिखित में वर्णित है, 2.10 में कि 2.3.1 में कि 2.30 में कि 4 में? ऋण पत्र के बारे में कहां बताया गया? अच्छा सेक्शन है ऋण पत्र 2.30 में। अच्छा, ऋण पत्र की इसमें से क्या विशेषता नहीं है? ऋण पत्र की विशेषता नहीं है, यह एक प्रमाण पत्र की भांति है, कंपनी द्वारा लिए गए ऋण की स्वीकारोक्ति है, इसे हस्तांतरित किया जा सकता है, ऋण पत्र धारी को सभाओं में मतदान का अधिकार होता है। इसकी विशेषता क्या नहीं है? ऋण पत्र धारी को सभाओं में मतदान करने का अधिकार होता है, ये गलत बात है, बाकी सही है। ऋण पत्र की विशेषता है कि यह प्रमाण पत्र की भांति है, कंपनी द्वारा लिए गए ऋण की स्वीकारोक्ति होती है, इसे हस्तांतरित किया जा सकता है। ऋण पत्र को अंग्रेजी में डिवेंचर कहते हैं। तो कंपनियों को जो पैसा की जरूरत होती है तो डिवेंचर जारी करती है। हालांकि अब डिवेंचर का रूप बदल के जो है उसको आईपीओ कर दिया गया है। आईपीओ जारी करती हैं कंपनियां पैसा लेने के लिए। ऋण पत्र धारक के बारे में लागू नहीं होता। क्या? ये कंपनी के लेनदार होते हैं, इन्हें मताधिकार नहीं प्राप्त होता, इन्हें ब्याज पाने का अधिकार होता है, इन्हें लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। ऋण पत्र धारक के बारे में क्या लागू नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, इन्हें लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है, ये गलत बात है। लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता इनको। कंपनी के लेनदार होते हैं, मताधिकार नहीं प्राप्त होता, ब्याज पाने का बिल्कुल अधिकार होता। गुड आफ्टरनून जेनी। स्वागत करिए भाई, अतिथि देवो भव का। ऋण पत्र धारियों के नाम की अनुक्रमणिका आवश्यक होती है, जहां इनकी संख्या होती है 10 कि 30 कि 50 कि 50 से कम, 50 से अधिक कि 50 से कम। का ऑप्शन नंबर गुड आफ्टरनून नेहा। तो 50 से अधिक ऋण पत्र धारियों के नाम की अनुक्रमणिका आवश्यक होती है, जहां संख्या होती है ऑप्शन नंबर सी 50 से अधिक। बहुत लंबी चौड़ी ट्रांसफर की लिस्ट आई तो मैं नाम खोजने लगा कि शायद इनका भी न ट्रांसफर हो गया हो, लेकिन उसमें था नहीं। लेकिन बाकी जो मेरे बच्चे मेरे करीब थे वो सब बहुत दूर दूर चले गए, कोई बुलंदशहर चला गया तो कोई कहाँ चला गया। ऋणपत्र न्यास विलेख निम्न के द्वारा अंतस्थापित किया गया, कंपनी अधिनियम, कंपनी संशोधन अधिनियम 2000, संशोधन 2001, इनमें से किसी के द्वारा? कंपनी संशोधन अधिनियम 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये,
ठीक से लगा दीजिए। नेक्स्ट है कि ऋण पत्र मोचन आरक्षिति का उपयोग किया जाता है। कंपनी की पूंजी बढ़ाने के लिए, ऋण पत्र का मोचन न करने के लिए, ऋण पत्र का मोचन करने के लिए, इनमें से किसी के लिए। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋण पत्र का मोचन करने के लिए। सर कुछ पूछा है आपसे, किसने पूछा है? गुड आफ्टरनून अंकित, किसने पूछा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं। ऋण पत्र के निर्गमन का अधिकार है किसको? ऋण पत्र जारी करने का अधिकार किसको है? संचालक मंडल को, कि रजिस्ट्रार को, कि क्षेत्रीय निदेशक को, कि कंपनी विधि बोर्ड को? ऋण पत्र जारी करने का अधिकार जो है संचालक मंडल को है। ऋण पत्र जानते हैं ना, पैसों की जरूरत पड़ती है कंपनी को तो डिवेंचर जारी करती है, तो वो जिसको जितना कंपनी में डालना होता है वो डालते हैं और उस पर अच्छी खासी बढ़ी हुई रकम मिलती है। कहाँ पूछा है, नहीं देख पाए। नेक्स्ट है, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ऋण पत्र धारियों को प्राप्त उपचार है क्या? ऋण पत्र धारियों यानी वही डिबेंचर जो खरीदेगा उसके क्या उपचार है? न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, स्वयं रिसीवर नियुक्त कर सकते हैं, ऋण पत्र न्यासी के माध्यम से उपचार प्राप्त करेगा, उपयुक्त सभी। वाह, ये सारे अधिकार है डिबेंचर जो खरीदेगा। न्यायालय में भी रिक्वेस्ट कर सकता है, रिसीवर नियुक्त कर सकता है, या न्यासी के माध्यम से उस पर कब्जा भी रख सकता है। नेक्स्ट है कि न्याय विलेख की विषय सामग्री नहीं, कंपनी विधि बोर्ड द्वारा अनुमोदन, निर्गमित ऋण पत्रों की राशि, ब्याज की दर, भुगतान की तिथि। कंपनी विधि बोर्ड द्वारा अनुमोदन। न्यास विलेख की विषय सामग्री नहीं है, अच्छा ये बोर्ड का अनुमोदन है। चलिए अगला प्रश्न कर लीजिए। ऋण पत्र धारियों के आवेदन करने पर न्यास विलेख की प्रतिलिपि भेजना आवश्यक है, कितने दिनों के भीतर? ऋण पत्र धारियों के आवेदन पर न्यास विलेख की प्रतिलिपि कितने दिनों के भीतर भेजना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 दिनों के भीतर। 7 दिनों के भीतर भेजना आवश्यक है। नेक्स्ट, ऋण पत्र का आवंटन किया जाता है अभिदाय राशि प्राप्त होने पर 90%, 100%, 50% कि 75%? ऋण पत्र का आवंटन किया जाता है राशि, अभिदाय राशि प्राप्त होने पर 90%। ऋण पत्र धारियों के रजिस्टर में इसका उल्लेख नहीं होता। किस बात का उल्लेख नहीं होता? ऋण पत्र धारियों के नाम, धारित ऋण पत्रों की संख्या, भुगतान की गई राशि, लाभांश की दर। ऋणधारियों के रजिस्टर में लाभांश की दर का उल्लेख नहीं रहता, क्योंकि लाभांश बाद में तय होगा ना। नेक्स्ट है, ऋण पत्र न्यास विलेख से संबंधित धारा है 71, 57, ये कि ये? यही है 117 क से 117 ग तक। कंपनी के ऋण लेने का अधिकार है किसको? संचालक मंडल, संचालक को, रजिस्ट्रार को, कंपनी सचिव? संचालक मंडल को। यही थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा भी था ये क्वेश्चन, कि कंपनी के लिए ऋण लेने का अधिकार मतलब डिबेंचर जारी करने का अधिकार, यानी ऋण पत्र जारी करने का अधिकार किसको होता है? संचालक मंडल को होता है।
इसका पीडीएफ भी आप लोग लेके क्या करेंगे, इसमें आंसर तो रहेगा नहीं, तो उस पीडीएफ से क्या फायदा मिलेगा आपको। इसमें तो है भगा भगा के, अगर आप देखेंगे तो आप आधे घंटे में भी देख सकते हैं इस पूरे वीडियो को। कंपनी ऋण नहीं प्राप्त, और पीडीएफ मोबाइल में रहता है, वो पढ़ा कहाँ पाता है, वो खाली पीडीएफ आपके मोबाइल में रखा ही रह जाता है। कंपनी ऋण नहीं प्राप्त कर सकती अंशों के निर्गमन द्वारा, ऋण पत्रों द्वारा, गिरवी द्वारा कि बंधक द्वारा। किस तरीके से ऋण नहीं ले सकती कंपनी? अंशों के निर्गमन द्वारा। आधिक्य की दशा में अनुमति लेनी पड़ती है, किसको? अरे किससे? संचालक मंडल से, साधारण सभा से, रजिस्ट्रार से कि केंद्रीय सरकार से? साधारण सभा से। सब तुक्के गलत हो रहे हैं। बंधक के लिए आवश्यक विषय वस्तु है चल, अचल, अमूर्त, इनमें से सभी। ये तो एक तो ये सही बता के मूड फ्रेश कर लीजिए। बंधक के लिए आवश्यक है क्या? यस, अचल संपत्ति। बहुत देर बाद आप लोगों को एक तो प्रश्न आया होगा, दिल को अच्छा लगा होगा। लघु जमाकर्ता से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किया गया है, किसके द्वारा? रजिस्ट्रार के द्वारा, कंपनी संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा, कंपनी सचिव द्वारा, संचालक मंडल द्वारा। लघु जमाकर्ता, ये चीज कब आई है? कंपनी संशोधन अधिनियम 2000 के माध्यम से आया है। नेक्स्ट, प्रभार में संपत्ति का अधिकार और स्वामित्व किसके पास रहता है? कंपनी के पास, सदस्यों के पास, रजिस्ट्रार के पास कि अंकेक्षक के पास? प्रभार में संपत्ति का अधिकार और स्वामित्व कंपनी के पास रहता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप वो तो हम जानते हैं, तो हम प्रिज्यूम ही करके चल रहे हैं, नहीं तो इतना बोरिंग में क्वेश्चन सॉल्व कराता नहीं। इतने बोरिंग तरीके से मैं क्वेश्चन क्यों सॉल्व कराता? लेकिन मैं जान रहा हूं कि नहीं कराने से अच्छा है कि करा लें। और आप लोगों को अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन, करते रहिए। मैं तो 2 बार खुद ही रिपीट कर दे रहा हूं। 20-30% क्वेश्चन तो आपको इसी लेक्चर में याद हो जा रहे हैं। 30% क्वेश्चन तो कम से कम याद हो जा रहे हैं। एक आध बार और देखेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएंगे। मुझे लगता है कि 1-2 बार वीडियो जब आप स्पीड में भी देखेंगे तो आपको सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। प्राइवेट कंपनी ऋण पत्र निर्गमित कर सकती है निगमन प्रमाण पत्र पाने से पूर्व, निगमन प्रमाण पत्र पाने के पश्चात, कंपनी के समापन के पश्चात कभी नहीं। निगमन के प्रमाण पत्र पाने के पश्चात, ऋण पत्र निगमित में डिबेंचर जो जारी करती है, प्रमाण पत्र मिल गया निगमन का, उसके बाद जारी कर सकती है। हाँ बेटा, तो क्लास तो मैं रात को 9:30 बजे अनअकैडमी के फ्री की क्लास में मैं कंपनी लॉ में कुछ चीजें बता भी रहा हूँ। इस पर एमसीक्यू करा दे रहा हूँ और उस पर बता भी दूँ। नेक्स्ट, कल भी मैंने एक क्लास लिया था, आज भी कोशिश करूंगा कि ले लूं। प्रभार के परिवर्तन की सूचना देनी होती है किसको? संचालक को कि अंकेक्षक को कि कंपनी सचिव को कि रजिस्ट्रार को? प्रभार के परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, प्रभार के परिवर्तन रजिस्ट्रार, ये कह रहा हूं ना कि कल तो मैंने रखा हुआ है शायद 9 बजे सवेरे, ठीक है, 9 बजे सवेरे से एक यूट्यूब की क्लास रखी हुई है मैंने। और ये क्लास आपको किसी एक सब्जेक्ट से नहीं, एक बिहार पीसीएसजे के लिए मॉक टेस्ट है। ये बिहार पीसीएसजे के लिए क्या है? मॉक टेस्ट है। तो ये मॉक टेस्ट में आप जानते हैं बिहार का जो पूरा सिलेबस है ना, उसके हिसाब से 150 प्रश्न होंगे उसमें।
और 150 प्रश्न पूरे सॉल्व करिएगा ताकि अंदाजा लग पाए कि आप कितना सही कर पा रहे। ठीक, हाँ, तो कल अभी शेड्यूल हुआ नहीं है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, बोल के करवा देता हूँ। तो कल 9 साढ़े 9 बजे के आसपास क्लास रख लेते हैं। कंपनी के प्रभारों के रजिस्टर की जांच कर सकता है कौन? लेनदार की, सदस्य की, कोई भी अन्य व्यक्ति की, इनमें से सभी। और राइट टाइम तैयार रहिएगा ताकि आप गिन सकें कि कितने प्रश्न कर पा रहे हैं। 174। प्रभारों की रजिस्टर की जांच सभी कर सकते हैं, लेनदार, सदस्य, कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है। प्रभार से संबंधित प्रपत्र प्रमाणित होने चाहिए संचालक द्वारा कि कंपनी सचिव द्वारा कि प्रबंध संचालन द्वारा कि न्यायालय द्वारा? कंपनी सचिव के द्वारा। प्रभार का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार द्वारा देना होता है कितने दिनों के भीतर? रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रभार का कितने दिनों के भीतर देना पड़ता है? 10 दिन के भीतर। 10 दिन के भीतर। नेक्स्ट, कंपनी के प्रभारों के लिए भुगतान की सूचना रजिस्ट्रार को भेज दी जानी चाहिए कितने दिनों के भीतर? यह है ऑप्शन नंबर ए, 30 दिनों के भीतर। हालांकि इस वीडियो को मैं अपने चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, तो आप यहां से भी देख सकते हैं, उस आप मेरे चैनल से भी देख सकते हैं। अब कंपनी का प्रबंध संचालक मंडल से कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे। संचालक नियुक्त किया जा सकता है फर्म को, संघ को, निगमित संस्था को कि व्यक्ति को? किसको नियुक्त किया जा सकता है? व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। संचालक व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। संचालकों की संख्या में वृद्धि के लिए स्वीकृति प्राप्त करनी होती है किससे? केंद्रीय सरकार, रजिस्ट्रार, कंपनी विधि बोर्ड, संचालक मंडल। संचालकों की संख्या में वृद्धि की स्वीकृति किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सरकार। अगला प्रश्न, केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति आवश्यक नहीं है यदि संचालकों की संख्या 12 से अधिक नहीं है, 3 से अधिक नहीं है, 2 से अधिक नहीं है, 10 से अधिक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 12 से अधिक नहीं। माने केंद्रीय सरकार की स्वीकृति से संचालकों की संख्या में बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन जहां संचालकों की संख्या 12 से अधिक नहीं है वहां स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ेगी। संचालकों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या निर्धारित की जाती है किसके द्वारा? संचालकों की न्यूनतम और अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है पार्षद अंतर नियम द्वारा, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा। अगला प्रश्न, किस धारा के अनुसार एक संचालक कंपनी का अधिकारी होता है? संचालक कंपनी का अधिकारी होता है 213, 31, 26, 259। संचालक कंपनी का अधिकारी होता है, ये बताती है धारा 259। कोई व्यक्ति इससे अधिक कंपनियों का संचालक नहीं हो सकता। 1, 5, 10, 15 कितनी कंपनियों का हो सकता है, यानी उससे अधिक कंपनियों का संचालक नहीं हो सकता। एक व्यक्ति अधिक से अधिक 15 कंपनियों का संचालक हो सकता है एक साथ, उससे ज्यादा नहीं। पब्लिक कंपनी के अतिरिक्त अन्य कंपनियों में कम से कम संचालक कितने होने चाहिए? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 संचालक होने चाहिए। 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 1, 2, 3, 4
कम से कम 2 होने चाहिए और अधिकतम आपने देखे 15। अरे नहीं, वो दूसरा प्रश्न है। अन्य कंपनियों में संचालक कम से कम 2 होने चाहिए। ये जो है एक व्यक्ति एक साथ अधिक से अधिक 15 कंपनियों में संचालक रह सकता है। एक पब्लिक कंपनी लघु अंशधारियों द्वारा चयनित एक संचालक रख सकती है यदि कंपनी लघु अंशधारकों द्वारा चयनित एक संचालक रह सकती है। कैसे? कंपनी की समादत्त पूंजी 5 करोड़ रुपए और लघु अंशधारों की संख्या 1000। तब ऑप्शन नंबर ए सही है। लघु अंशधारकों में चयनित एक संचालक रख सकती है। नेक्स्ट, एक कंपनी के संचालक को नहीं जाना जाता है अभिकर्ता के रूप में, न्यासी के रूप में, अंशधारकों के अभिकर्ता के रूप में, कंपनी के अंग के रूप में। अंशधारकों के अभिकर्ता के रूप में, अंशधारकों के अभिकर्ता के रूप में। नेक्स्ट, संचालकों की नियुक्ति की जा सकती है पार्षद सीमा नियम के हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, संचालक मंडल द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। संचालकों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? संचालक मंडल के द्वारा। और उसमें सदस्य संख्या को बढ़ाने के लिए जो बात है कि संचालकों की नियुक्ति की, जो संख्या बढ़ाने की बात है, केंद्रीय सरकार की अनुमति की जरूरत है। संचालकों की संख्या अगर 12 से अधिक नहीं है तो केंद्रीय सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है, लेखा परीक्षा समिति का प्रावधान किया गया है किस बात के लिए? लेखा नाम से ही लग रहा है ना, वित्तीय प्रबंधन की पारदर्शिता लाने के लिए। लेखा मतलब हिसाब किताब, पैसे के लिए ही होगा। नेक्स्ट है, संचालक का कर्तव्य आधारित है, किस पर आधारित है? अंतर नियम, कंपनी अधिनियम, न्यायाधीशों के निर्णय पर, एनी ऑल ऑफ दी एबव, सब पर। संपादक का पारिश्रमिक संचालक होगा। संचालक का पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए अनुमति देती है कंपनी विधि बोर्ड, केंद्रीय सरकार, रजिस्ट्रार, संचालक मंडल। केंद्रीय सरकार। संचालक का पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए अनुमति देती है कौन? केंद्रीय सरकार। संचालक को हटाया जा सकता है अंशधारकों द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, कंपनी विधि बोर्ड द्वारा कि संचालक मंडल द्वारा। किसके द्वारा? ये तो अंदाजा लगा सकते हैं, संचालक मंडल के द्वारा। यहां भी आपने क्या पढ़ा था? संचालकों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? संचालक मंडल के द्वारा। हटाया कहां, किसके द्वारा जा रहा है? आप देख रहे हैं कहां गया? संचालक को हटाया संचालक मंडल के द्वारा। संचालकों के अवकाश ग्रहण करने की आयु कितनी है? 60 वर्ष की, 58 वर्ष की, 65 वर्ष की? निर्धारित नहीं। संचालकों के अवकाश ग्रहण करने की आयु कितनी है? निर्धारित नहीं, जब तक क्षमता है तब तक काम करते रहे। नेक्स्ट है कि कंपनी के प्रति संचालक का दायित्व बनता है लापरवाही बरतने के लिए, प्रन्यास तोड़ने के लिए, कपट के लिए, इनमें से सभी के लिए। ये तो कॉमन सेंस से भी बता देता है, सभी के लिए।
कंपनी के प्रति संचालक का दायित्व लापरवाही, न्यास तोड़ने, कपट सभी के लिए होगी। संचालक मंडल के आकस्मिक रिक्ति का कारण क्या नहीं है? मृत्यु, दिवालियापन, अवकाश, त्यागपत्र। ऑप्शन नंबर सी। भाई मृत्यु हो सकती है, दिवालिया हो सकता है, त्याग पत्र दे सकता है, या आकस्मिक रिक्ति का कारण। अवकाश आकस्मिक रिक्ति का कारण नहीं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर नियुक्ति पाने वाले संचालकों की संख्या होती है कितनी? ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 1/3, वही राज्यसभा सदस्यों की तरह। अभी मैं इसको रिवाइज भी कराऊंगा, तो तब आप देखिएगा, क्योंकि पहले से आपने नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, सारे तुक्के लगा रहे हैं, लेकिन अभी आपने पढ़ा ना। अब 50 क्वेश्चन जब रिवाइज कराऊंगा तब आपको लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। इसको पढ़ लीजिए आप, इतना बड़ा नहीं पढ़ूंगा मैं। 197 नंबर सवाल पढ़ लीजिए आप। संचालक ऐसे व्यवसायिक व्यक्ति हैं जिन्हें कंपनी अपना कारोबार संभालने के लिए नियुक्त करती है, परंतु वे कंपनी के कर्मचारी नहीं है। किस केस में कहा गया था? तो रामचंद्र एंड सन्स बनाम कन्हैया लाल के केस में कहा गया। इनके द्वारा भी संचालक नियुक्त किया जा सकता है। वैसे तो संचालक मंडल करता है, लेकिन इनके द्वारा भी संचालक नियुक्त किया जा सकता है। कंपनी को ऋण देने वाले व्यक्ति, फाइनेंस कारपोरेशन, बैंकिंग कंपनी, इनमें से सभी। इनमें से सभी संचालक की नियुक्ति इन लोगों द्वारा भी की जा सकती है। संचालक के लिए कंपनी में से कम कितने अंश लेने आवश्यक हैं? 1, 50, 100, 1000। संचालक के लिए कम से कम कितना अंश लेना जरूरी है? ऑप्शन नंबर ए, 1 अंश लेना जरूरी है। इससे फायदा ये रहेगा कि उन्हें भी चिंता रहेगी कंपनी के डूबने और कमाने की। लाभ का पद ग्रहण करने के लिए आवश्यक है, लाभ का पद ग्रहण करने के लिए आवश्यक है विशेष प्रस्ताव, साधारण प्रस्ताव, केंद्रीय सरकार की लिखित स्वीकृति, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन विशेष प्रस्ताव। विशेष प्रस्ताव की जरूरत पड़ती है। लाभ का पद ग्रहण करने से संबंधित नहीं है प्रबंध संचालक, प्रबंधक, अंशधारक कि बैंकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंशधारक। अब मैं 50 से लेके मतलब 150 से लेकर 201 तक सवाल में रिवाइज कराऊंगा। अब आप देखिएगा कि आपको कितना आ रहा है। मैं पर्सनली एक बच्चे से तो पूछ नहीं सकता, लेकिन सामूहिक रूप से यहां से हम लोगों ने शुरुआत किया था। जल्दी से इसको रिवाइज करिए, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लेने से क्या फायदा है। शेयर धारक कंपनी के साथ संविदा कर सकता है, किस केस में कहा गया था? एसबरी रेलवे कैरिज एंड ऑयल कंपनी बनाम रिचे के केस। ऋण पत्र के बारे में कहां प्रावधान है? 230 में। ऋण पत्र की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? ऋण पत्र धारी को सभाओं में मतदान करने का अधिकार होता है। गलत बात, मतदान करने का अधिकार नहीं ऋण पत्र धारी को। ऋण पत्र धारक के बारे में क्या लागू नहीं होता? ऑप्शन नंबर डी,
इसे लाभांश पत्र का अधिकार होता है, ये गलत बात है। ऋण पत्र धारियों के नाम की अनुक्रमणिका आवश्यक होती है जहां उनकी संख्या कितनी हो, 50 से अधिक हो। क्या रखना जरूरी है, अनुक्रमणिका रखना आवश्यक हो जाता है जब उनके सदस्यों की संख्या 50 से अधिक हो। नेक्स्ट, ऋण पत्र न्यास विलेख निम्न के द्वारा अंतःस्थापित किया गया है। कंपनी संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा। ऋणपत्र मोचन आरक्षिति का उपयोग किया जाता है किसके द्वारा, ऋणपत्र का मोचन कराने के लिए। ऋणपत्र मोचन आरक्षिति का उपयोग क्यों किया जाता है, ऋणपत्र का मोचन कराने के लिए। ऋणपत्र के निर्गमन का अधिकार किसको है, ऋणपत्र जारी कौन करेगा, संचालक मंडल। और कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ऋणपत्र धारियों को प्राप्त उपचार है कौन सा, सभी। प्रार्था पत्र देना, रिसीवर नियुक्त करना, न्यासी के माध्यम से उपचार लेना, सभी। न्यास विलेख में विलेख की विषय सामग्री क्या नहीं है, कंपनी विधि बोर्ड द्वारा अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बताइए, ऋण पत्र धारियों के आवेदन करने पर न्यास विलेख की प्रतिलिपि भेजना आवश्यक है कितने दिनों के भीतर, 7 दिनों के भीतर। अगर ऋण पत्रधारी रिक्वेस्ट करेगा उसे 7 दिनों के भीतर भेजना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऋण पत्रों का आवंटन किया जाता है अभिदाय राशि प्राप्त होने पर कितना, 90%। ऋण पत्र धारियों के रजिस्टर में इसका उल्लेख नहीं होता, किस चीज का, लाभांश की दर का उल्लेख नहीं। ऋणपत्र न्यास विलेख से संबंधित धारा कौन सी है, 117 क से ग तक। अच्छा एक बार बताइए, ये जो रिवीजन वाला है इसमें 50% कर पा रहे हैं कि नहीं आप, रिवीजन वाले में 50% हो जा रहा है कि नहीं सही। कंपनी के ऋण लेने का अधिकार किसको है, संचालक मंडल को। कंपनी ऋण नहीं प्राप्त कर सकती, कैसे, अंशों के निर्गमन द्वारा। 50% हो जा रहा है ना, चलिए तो ठीक है। अधिक की दशा में अनुमति लेनी पड़ती है किससे, साधारण सभा से। बंधक के लिए आवश्यक विषय वस्तु है क्या, अचल संपत्ति। लघु जमा हर्ता से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किया गया था कब, संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा। नहीं, कुछ ना कुछ तो खास है। अब जैसे यहां इस पर है, बाकी को अंडरलाइन नहीं मैंने किया है, इसको अंडरलाइन किया है ना। अब जैसे इसमें दिखाई नहीं दे रहा, सबको कुछ नहीं किए हैं, खाली टिक किए हैं और इसको गोला भी बना दिया। प्रभार से संबंधित अधिकार और स्वामित्व किसके पास होता है, कंपनी के पास। प्राइवेट कंपनी ऋणपत्र निर्गमित कर सकती है कब, निगमन के प्रमाण पत्र पाने के जस्ट बाद। अरे मेरी गुड़िया देखो, अब जैसे ये प्रश्न है तो टिक तो मैं बताने के टाइम में सब कर देता हूं कि ऋणपत्र निर्गमित करना, सारे ऑप्शन पढ़ना। अब देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी पर लगा है कि नहीं, देखिएगा अगला प्रश्न आएगा ना तो इस पर भी देखना। लिखा है ना कि प्रभार के परिवर्तन की सूचना किसे देनी होती है, संचालक को, टिक लगाया, अंकेक्षक को टिक लगाया, कंपनी सचिव को टिक लगाया, रजिस्ट्रार को टिक लगाया। अब सही रजिस्ट्रार वाला घेरा है कि नहीं, तो रजिस्ट्रार सही है तभी ना। कंपनी के प्रभारों के रजिस्टर की जांच कौन कर सकता है, लेनदार, सदस्य, कोई भी व्यक्ति, सभी। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं कि सब पर टिक लगा है तो दिख जा रहा है, ये मतलब है। हाँ तो ठीक है ना, तो रिवीजन करने के पर्पज से ही वो लगा दिया है कि आप उसको आसानी से कर पाए।
प्रभार से संबंधित प्रपत्र प्रमाणित होने चाहिए किसके द्वारा? कंपनी सचिव के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रभार का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार को देना होता है 10 दिन के भीतर। किस चीज का? रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र देना होता है 10 दिन के भीतर। किसको? किसके द्वारा? रजिस्ट्रार द्वारा। कंपनी के प्रभारों द्वारा किए गए भुगतान की सूचना रजिस्ट्रार को भेज दी जानी चाहिए कितने दिनों के भीतर? 30 दिनों के भीतर। नेक्स्ट है संचालक मंडल। संचालक नियुक्त किया जाता है किसको? व्यक्ति चुना जाता है, मतलब व्यक्ति का मतलब लिविंग पर्सन होता है। संचालकों की संख्या में वृद्धि के लिए स्वीकृति किसकी जरूरत होगी? केंद्रीय सरकार। कितने सदस्यों तक स्वीकृति जरूरत नहीं होगी? कितने सदस्यों तक? तो 12 सदस्यों तक, संचालकों तक स्वीकृति की जरूरत नहीं। संचालकों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या निर्धारित की जाती है किसके द्वारा? अंतर नियम के द्वारा। किस धारा के अनुसार एक संचालक कंपनी का अधिकारी होता है? 259 के अनुसार संचालक कंपनी का अधिकारी होता है 259 के अनुसार। कोई व्यक्ति इससे अधिक कंपनियों का संचालक एक बार में नहीं हो सकता। कितने? 15 कंपनियों का एक से अधिक समय में नहीं रह सकता। अच्छा, पब्लिक कंपनी के अतिरिक्त यानी प्राइवेट कंपनियों के लिए कम से कम कितने संचालक होने चाहिए? कम से कम 2 होने चाहिए। एक पब्लिक कंपनी लघु अंश धाराओं द्वारा चयनित एक संचालक रख सकती है यदि कंपनी की समादत्त पूंजी 5 करोड़ और लघु अंशधारियों की संख्या 1000 है। एक कंपनी के संचालक को नहीं जाना जाता है अभिकर्ता के रूप में, न्यासी के रूप में, अंशधारकों के अभिकर्ता के रूप में, कंपनी के अंश के रूप में। अंशधारकों के अभिकर्ता के रूप में। चलिए अगला है, संचालकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संचालक मंडल के द्वारा। हटाया कैसे जाएगा? संचालक मंडल के द्वारा। लेखा परीक्षा समिति का प्रावधान किसके लिए किया गया है? वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए। संचालक का कर्तव्य आधारित है किस पर? अंतर नियम, कंपनी अधिनियम, न्यायाधीशों के निर्णय पर। सभी ऑप्शन नंबर डी। संचालक का पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए अनुमति देता है कौन? केंद्रीय सरकार देती है। वाह। संचालक के हटाया कैसे जाएगा? संचालक मंडल के द्वारा। संचालकों के अवकाश ग्रहण करने की आयु क्या है? निर्धारित ही नहीं है आज तक। कंपनी के प्रति संचालक का दायित्व बनता है लापरवाही के लिए, प्रन्यास तोड़ने के लिए, कपट के लिए, इनमें से सभी के लिए। संचालक मंडल के आकस्मिक रिक्ति का कारण नहीं है मृत्यु, दिवालियापन, त्यागपत्र। सही है, अवकाश नहीं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर नियुक्ति पाने वाले संचालकों की संख्या कितनी होती है? कम से कम 1/3। इनके द्वारा भी संचालक नियुक्त किया जा सकता है। ऋण देने वाला व्यक्ति, फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बैंकिंग कंपनी, सभी। संचालक के लिए कंपनी के कम से कम अंश लेना जरूरी होता है। कितना? 1 अंश। लाभ का पद ग्रहण करने के लिए आवश्यक है विशेष प्रस्ताव कि साधारण प्रस्ताव, केंद्रीय सरकार की लिखित स्वीकृति, इनमें से कोई नहीं। विशेष प्रस्ताव की जरूरत होगी। लाभ का पत्र ग्रहण करने से संबंधित नहीं है प्रबंध संचालक, प्रबंधक, अंशधारक, बैंकर। लाभ का पत्र ग्रहण से संबंधित। ठीक। अब इस सभा को यहीं विसर्जित किया जाए
कि 10-15 क्वेश्चन होंगे, वो भी सॉल्व कर ही के खत्म कर लिया जाएगा, क्योंकि कंपनी लाके 2 ही लेक्चर रहेंगे। 15 क्वेश्चन तक हो सकता है हो, खत्म ही कर दीजिए, क्या बोर हो जाएंगे। क्योंकि दोपहर जैसे समय में आप लोग सोने के टाइम पर अगर YouTube का, और वो भी इतना बोरिंग सब्जेक्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत आभार है आप सभी के लिए, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। वैसे भी YouTube वगैरह पे नींद आ जाती है, और इतना बोरिंग सब्जेक्ट हो जिसमें हमको एक प्रश्न भी ना आ रहा हो और उसमें भी हम लगे हुए हैं, तो ये और चलिए अच्छा करा ही देते हैं, कुछ क्वेश्चन करा लेते हैं, कुछ छोड़ देंगे। विदेशी रजिस्टर के संबंध में क्या सत्य नहीं है? विदेशी रजिस्टर के संबंध में क्या सत्य नहीं है? भारत के बाहर किसी राज्य या देश में रखा जाता है, सही बात है। वह एक शाखा रजिस्टर होता है, सही बात है। इनके बारे में कंपनी के लिए अंतर नियमों द्वारा प्राधिकृत होना आवश्यक नहीं है, ये बात गलत हो जाती है। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। लोक न्यासी की नियुक्ति की जाती किसके द्वारा? केंद्रीय सरकार के द्वारा, अधिकरण के द्वारा, संचालक मंडल के द्वारा, कि कंपनी विधि बोर्ड के द्वारा? बेटा आज तो पहला वाला डाल देंगे एक आध 1.5 घंटे में, फिर कल ये वाला डाल देंगे। आज ये अभी डाउनलोड नहीं हो पाएगा, तो ये वाला कल डालेंगे, आज कल वाला आज डालेंगे। तो लोक न्यासी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सरकार के द्वारा। लोक न्यासी की नियुक्ति केंद्रीय सरकार के द्वारा की जाती है। सदस्यों के बारे में सुसंगत है क्या? अंश पत्र का धारक अभिप्रेत नहीं है, वह अंश धारक होता है, उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज होता है। इनमें से सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, कंपनी की सदस्यता प्राप्त की जा सकती है सीमा नियम पर हस्ताक्षर करके, लिखित रूप से सदस्य करने के लिए सहमति देकर, और निक्षेप से संबंधित प्रलेखों में हिताधिकारी स्वामी के रूप में दर्ज होकर, उपयुक्त में से सभी के द्वारा। कंपनी की सदस्यता कैसे प्राप्त की जा सकती है? सभी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीमा नियम पर हस्ताक्षर करके भी हो सकता है, लिखित रूप में सदस्य करने के लिए सहमति देकर, लिखित सहमति देकर हो सकता है, और हाँ, प्रलेख में हिताधिकारी के स्वामी के रूप में दर्ज होकर। इन सभी तरीकों से कंपनी की सदस्यता ली जा सकती है। सदस्य बनने के लिए सहमति देने का कौन सा तरीका नहीं है? आवंटन, समापहरण, अंतरण, पारेषण। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही तरीका नहीं है समापहरण। नेक्स्ट है कि कंपनी को सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकता। कंपनी की सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकता कौन? अवयस्क, कंपनी, न्यासी, अंशों के बंधक पर ऋण देने वाला। कंपनी की सदस्यता कौन नहीं प्राप्त कर सकता? अवयस्क प्राप्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कि सदस्यता समाप्त हो जाती है सदस्य द्वारा अंशों के अंतरण मात्र से, अंशों के विधिमान्य समर्पण से। एक केवल ए सही है। अंशों के विधिमान्य समर्पण करने से। सदस्यों की सदस्यता कैसे समाप्त होगी? अंशों के समर्पण कर देने से। नहीं बेटा, अंशों के अंतरण करने से नहीं होती है। अंशों के अंतरण करने से सदस्य नहीं, क्योंकि जो ये क्या कहते हैं, इसमें शाश्वत उत्तराधिकार होता है। कंपनी का गुण कल बताए थे मैंने स्पेशल क्लास में कि शाश्वत उत्तराधिकार है, और कोई शेयर होल्डर अपना शेयर किसी को ट्रांसफर कर देगा ना, तो उससे इसकी वैधता समाप्त नहीं होती, ये खत्म नहीं होती है कंपनी। हाँ,
भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई भागीदार अपना अंश किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर देता है तो वहां भागीदारी का विघटन हो जाता है, यानी कराया जा सकता है न्यायालय द्वारा। गुड आफ्टरनून संगीता। ये है आपका अगला प्रश्न। सदस्य रजिस्टर में निम्नलिखित विवरण होना चाहिए। क्या? सदस्य का नाम, पता, उसकी उपजीविका, सदस्य द्वारा धारण किया गया अंश, सदस्यता प्राप्त करने की तिथि, उपयुक्त सभी। नमस्ते। उपयुक्त सभी। रजिस्टर में नाम होना चाहिए, पता होना चाहिए, उसकी उपजीविका होना चाहिए, धारण कितने अंशों का धारण कर रहा है, किस तिथि को धारण कर रहा है, ये सारे विवरण होने चाहिए। और इसी प्रकार का विवरण फर्मों के रजिस्ट्रेशन में होता है ना। कौन सी धारा है वहां पे? सेक्शन 58 के अंतर्गत ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें भी दी जाती है। बहुमत के नियम से संबंधित प्रमुख वाद है सोलोमन, फॉस बनाम हर्बाटल, डेमलर कंपनी, कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, उपयुक्त सभी। बहुमत का नियम, ये अच्छा नियम है, इसको याद करिएगा आप जरूर। बहुमत का नियम, फॉस वर्सेस हर्बाटल की केस है। महाराष्ट्र भी सीख लिए क्या? फॉस वर्सेस हर्बाटल का नियम बहुमत का नियम मतलब कहते हैं। इसके अपवाद हैं क्या? कंपनी के अधिकारातीत कार्य, विशेष बहुमत के द्वारा किया जाने वाला कार्य, अल्पसंख्यक सदस्यों के प्रति कपटपूर्ण कार्य, उपयुक्त सभी। बहुमत के नियम का अपवाद ये सब है। अधिकारातीत कार्य, विशेष बहुमत के द्वारा किया जाने वाला कार्य और अल्पसंख्यक सदस्यों के प्रति कपटपूर्ण कार्य, इसका अपवाद। अन्यायपूर्ण आचरण एवं कुप्रबंध माना जा सकता है। कैसा? कपटपूर्ण संव्यवहार, कंपनी के हितों पर प्रतिकूल प्रबंध, कंपनी की संपत्ति का दुर्विनियोग, उपयुक्त सभी। सब। कपटपूर्ण संव्यवहार, अन्यायपूर्ण आचरण एवं कुप्रबंध, कंपनी के हितों पर प्रतिकूल प्रबंध और संपत्ति का दुर्विनियोग, सब आएगा। किसी कंपनी में अन्यायपूर्ण आचरण एवं कुप्रबंध को रोकने के लिए आवेदन किया जा सकता है उच्च न्यायालय को, केंद्र सरकार को, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण को, कि कंपनी के रजिस्ट्रार को। कल मैंने ये पढ़ाया है शाम को। या न्यायपूर्ण आचरण और कुप्रबंध को रोकने के लिए आवेदन कहां किया जाएगा? राष्ट्रीय कंपनी के विधि अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण। अन्यायपूर्ण आचरण एवं कुप्रबंध को रोकने के लिए निम्न के पास शक्ति नहीं है। अधिकरण के पास, केंद्रीय सरकार के पास, कंपनी विधि बोर्ड, उपयुक्त सभी। कंपनी विधि बोर्ड के पास शक्ति नहीं है। चलिए अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, करके खत्म कर देते हैं। प्रबंध संचालक को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं कंपनी के साथ करार द्वारा, कंपनी के संचालक मंडल द्वारा, कंपनी के पार्षद सीमा नियम द्वारा, कि इनमें से सभी के द्वारा? संचालक को पर्याप्त अधिकार कंपनी के साथ करार द्वारा, संचालक मंडल द्वारा और सीमा नियम द्वारा, सभी के द्वारा दिया गया है। तो चलिए खत्म करते हैं आज के सेशन को। मिलते हैं रात वाले सेशन में कंपनी लॉ के ही लेक्चर के साथ। ठीक है। आशा पाल, राज वर्मा, नेहा श्रीवास्तव, भीम, श्वेता, नेहा, आशा, संगीता, नीरज और भी जितने बच्चे हैं सारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, बाय बाय। मिलते हैं फिर शाम वाली क्लास में, ठीक है।
मार डालो तुम हमको, ऐसे सब्जेक्ट हमसे करवा रहे हो बेटा ना। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।